आज हम कबीर के पाठ के बाद जायसी का पाठ प्रारंभ करेंगे और जायसी के पद्मावत के खंड नागमती संदेश को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले जायसी के विषय में कुछ चर्चा। देखिए, जायसी जो है भक्तिकालीन प्रेम मार्गी धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं और इनका पूरा नाम जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी है। जायसी ने उनकी रचनाओं के बारे में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की, लेकिन प्रामाणिक तौर पर अब तक हमें इनकी 4 रचनाएं, जिसमें से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम एवं चित्ररेखा मिलती है। इनकी प्रसिद्ध रचना का इनकी जो प्रसिद्धि है उसका प्रमुख जो आधार है वो पद्मावत है। पद्मावत ग्रंथ ही वास्तव में जायसी की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। पद्मावत करीब 947 हिजरी में रचा गया और यह हिंदी साहित्य का अवधी भाषा में लिखा हुआ प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की लौकिक प्रणय गाथा का चित्रण जो है वो मसनवी शैली में किया गया है। बच्चों, यह महाकाव्य रामचरितमानस की तरह दोहा और चौपाई में लिखा गया है। इसमें कवि ने अल्लाह, हज़रत मोहम्मद, उनके मित्र शाह वक्त, शेर शाह सूरी और समसामयिक गुरु एवं पीरों की वंदना की और पद्मावत में लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई। सांसारिक प्रेम, लौकिक मतलब सांसारिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक मतलब परमात्मा प्राप्ति की व्यंजना की है। और इनके इस पद्मावत काव्य को आचार्य शुक्ल ने प्रेम की पीर का काव्य कहा। इसमें हीरामन सुआ और रानी पद्मावती की कहानी को काल्पनिक और ऐतिहासिकता के ताने बाने में बहुत अच्छे ढंग से जायसी ने मानो बुन दिया। पद्मावत का महत्व साहित्यिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक सभी दृष्टियों से पूर्ण रूप से माना गया है। अब हम अगर इसकी कथा को देखें तो इसकी कथा जो है वो पद्मावत के अंतर्गत चित्तौड़ के शासक राजा रत्नसेन और सिंगल द्वीप की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। और इस महाकाव्य में कवि ने अपनी बुद्धि से कोमल हृदय के द्वारा कल्पना एवं ऐतिहासिकता का पूर्ण समावेश किया, उसको संपृक्त किया और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित दिखाया। और कवि का कहना है कि राजा रत्नसेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर जब पद्मावती या पद्मिनी के प्रेम पाश में पड़कर योगी होकर उसी की खोज में निकल पड़ते हैं और पद्मिनी से उसकी शादी होती है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है, तो अलाउद्दीन छल पूर्वक रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है और फिर गोरा बादल स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए वीरतापूर्वक रत्नसेन को
छुड़ा लेता है। बाद में रत्नसेन एक अन्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। पद्मिनी और नागमती दोनों ही रानियां राजा की मृतदेह को लेकर सती हो जाती हैं और अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे पद्मिनी की राख ही प्राप्त होती है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा पद्मिनी का जौहर, सभी जानते हैं, सभी को विदित है इसके विषय में। कवि ने कुशलतापूर्वक यह मार्मिक उद्घाटन किया। पद्मिनी रत्नसेन जैसे राजा के लिए पारस रूप है, जो वही पद्मिनी अलाउद्दीन के लिए मुट्ठी भर धूल है। पद्मावत में नगर का वर्णन का, षट ऋतु का, नक्षिक का, 12 मासा का वर्णन मात्र रूढ़ी पालन न होकर कवि की कोमल कल्पना और सहृदयता के कारुणिक दृश्य खड़ा करता है। और जायसी के विरह वर्णन में बिहारी की तरह ऊहात्मकता मिलती है। जैसे हाड़ भये सब किंगरी नसे भई सब तात, रोवे रोवे ते धुनि उठे कहा बिथा के ही भांत। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में संकलित नागमती संदेश खंड जो आप पढ़ेंगे, जो आपके कोर्स में है, के दोहों में नागमती की विरह व्याकुलता का स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। कवि के द्वारा चित्रण किया गया है। वह चारों ओर रोती हुई इस आशा में भटकती रहती है कि कोई पंछी उसके संदेश को लेकर उसके पति के पास तक पहुंचा दे, और नायिका की करुण भरी आवाज़ को सुनकर पक्षी इस कार्य के लिए तैयार भी हो जाता है और नागमती अपनी दुख गाथा को उसके समक्ष भाई बनाकर सुनाती है, बीरा बीरा बनाकर कहती है, और रत्नसेन से कहलाती है कि तुम्हारी पत्नी की सारी हड्डियां सूख गई हैं, उसका अंत समय नज़दीक आ गया है। और इस प्रकार नागमती अपनी दुख व्यथा का वर्णन रत्नसेन की बूढ़ी माँ के साथ इस रूप में करती है कि शायद रत्नसेन अपनी माँ की दुखद अवस्था का वर्णन सुनकर वापस आ जाए। इस प्रकार विरह दग्ध नागमती के संदेश को ले जाने वाला पक्षी की यात्रा का वर्णन और उस संदेश की भयंकर विरह ज्वाला में झुलसने का वर्णन करते हुए रत्नसेन का उसी वृक्ष के नीचे अचानक आ जाना, जिस पर विरह अग्नि से झुलसा हुआ पक्षी दूसरे पक्षियों को नागमती का विरह संदेश सुना रहा होता है। इस प्रकार नागमती के संदेश को राजा रत्नसेन तक पहुंचाने का भाव है और नागमती पक्षी के द्वारा नागमती के विरह संदेश को सुनकर राजा का चित्तौड़गढ़ चले जाने का मन बनाना। और उस समय राजा रत्नसेन की स्थिति ऐसी थी कि मानो शरीर तो सिंगल द्वीप में और मन चित्तौड़गढ़ में बसा हुआ हो। ऐसी दशा में सोचते सोचते व्याकुलता में तड़फना और पाठ के अंत में राजा रत्नसेन की चित्तौड़ जाने की तैयारी का कवि ने उल्लेख किया कि योगी, भ्रमर और पवन ये तीनों सदैव विचरण करते रहते हैं और भ्रमर रूपी रत्नसेन की मालती रूपी नागमती की याद सताती है। वहीं अलौकिक पक्ष में योगी रूपी राजा रत्नसेन का भ्रमणशील हो जाना काव्य का वास्तव में एक अलौकिक सौंदर्य है, जो जायसी के द्वारा पद्मावत के खंड
नागमती संदेश के माध्यम से इस आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किया गया, जिसे हम अब कल जिसके पहले पद को पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।